बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट सेकंड का हमारा आज का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य। केमिकल रिएक्शंस प्रमुख रूप से दो प्रकार से संपन्न होती हैं। पहला अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, KClO3 को जब गर्म किया जाता है तो KCl और ऑक्सीजन बनती है। बैलेंस करने के लिए रिएक्शन के हम पहले यहाँ 2 लगा देते हैं और KCl के सामने भी 2 और ऑक्सीजन के सामने 3। तो ये हमने एक बैलेंस रिएक्शन लिखी है। इस रिएक्शन में देखते हैं कि जब हम KClO3 को गर्म करेंगे तो हमें KCl और ऑक्सीजन मिलती है। जिन परिस्थितियों में यदि हमने गर्म किया है इसको, तब हमें ये 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। यदि हम इसको ठंडा करेंगे तो ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो वापस KClO3 में कन्वर्ट नहीं होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई क्रिया कारक किसी विशेष परिस्थितियों में किसी उत्पाद में परिवर्तित हो लेकिन उत्पाद वापस क्रिया कारक में नहीं बदले, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब जस्ट इसके विपरीत आते हैं। यदि कोई क्रिया कारक जो है गर्म करने पर H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाए और इन्हीं को यदि हम वापस दोनों को आपस में रिएक्ट कराएं अगली रिएक्शन में, तो वापस हमें 2HI मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि H2 और I2 अग्र अभिक्रिया के द्वारा क्रिया करके 2HI बनाए और 2HI वापस जो है पश्च अभिक्रिया के द्वारा H2 और I2 में टूट जाए। इसी तरह से PCl5 को गर्म करेंगे तो PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा। इन दोनों के ऊपर यदि दाब लगाएंगे तो ये वापस जो है PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक 2NO बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो हमारे पास इस तरह की जो रिएक्शन है जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, उन रिएक्शंस को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो जब कोई क्रियाकारक विशेष परिस्थितियों में उत्पाद में बदल जाता है और उत्पाद वापस क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है तो इसे हम साम्य अवस्था कहते हैं। और साम्य अवस्था को देखिए, हम दिखाते हैं। यदि वेग, अभिक्रिया के वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाए तो हमें धीरे धीरे अग्र अभिक्रिया का वेग घटता जाता है। कहने का मतलब क्रिया कारकों की सांद्रता जो है कम होती चली जाती है और उत्पादों की सांद्रता जैसे जैसे समय बढ़ता है उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग, कहने का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो और दोनों के बनने की दर क्या हो जाए, समान हो जाए। और यही समान जो दर है इसी को हमने क्या नाम दिया है, साम्य अवस्था नाम दिया है। तो ये यहाँ पे जो आप कर्सर के पास में जो लाइन दिख रहे हैं, ये जो लाइन है यही लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, साम्य अवस्था को रिप्रेजेंट करती है। अब हम बात करते हैं द लॉ ऑफ मास एक्शन। वुडवर्थ और वागे ने 1867 में इस नियम को दिया था। इसे हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब यह एक वर्ड है सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता क्या होती है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी किसी पदार्थ के 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं वो उसकी मोलर सांद्रता होती है। यदि हमें सक्रिय द्रव्यमान निकालना है तो मोल प्रति लीटर हमें यूज करना होगा। मोल निकालने के लिए जो है हमें ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1/V करना होता है। हम अब इसको प्रूव करने के लिए हम देखते हैं एक सामान्य अभिक्रिया है, या हम देखते हैं कि ये नियम होता क्या है। एक सामान्य अभिक्रिया A+B दोनों रिएक्टेंट करके C+D बनाते हैं और C+D वापस जो है A+B में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अग्र अभिक्रिया का वेग जो है क्रिया कारकों की सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। हम किसी रिएक्टेंट की सांद्रता को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है मोलर सांद्रता, यह सक्रिय द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो गया स्क्वायर ब्रैकेट A इंटू स्क्वायर ब्रैकेट B। हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो ये मिलेगा KF स्क्वायर ब्रैकेट A इंटू B, या सक्रिय सांद्रता ऑफ A इंटू सक्रिय सांद्रता ऑफ B। इसी तरह से पश्च अभिक्रिया का वेग जो है पश्च अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक हमारे हो गए C और D, जो कि हमारे लिए अग्र अभिक्रिया के लिए क्या थे, उत्पाद थे।
तो उनके लिए हमने जो है कांस्टेंट काम में लिया है के बी स्क्वायर ब्रैकेट सी या सक्रिय सांद्रता सी इंटू सक्रिय सांद्रता डी। और हम जानते हैं कि साम्य अवस्था पर अग्र विक्रिया का वेग और पश्चात विक्रिया का वेग बराबर हो जाता है, तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, के एफ। हम दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख देंगे, एक दूसरे के सामने इनको नीचे ले जाएंगे, के एफ के नीचे के बी ले जाएंगे और ए बी को हम ले जाएंगे इसके नीचे, तो हमें ये वाली इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो यदि हम प्रोडक्ट की सक्रिय सांद्रता अपन क्रियाकारकों की सक्रिय सांद्रता को लिखेंगे तो इसी का जो रेशियो है इसी को हमने क्या कह दिया, के सी। तो के सी हमारे लिए क्या हो गया, के एफ अपॉन के बी इक्वल टू के सी, इक्वेशन नंबर 1। इसे ही हम के सी को ही हम क्या कहेंगे, साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन हो कि ए के दो जो है क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, बी का एक भाग ले रहा है और सी, और भाग लेने से सी के 3 जो है उत्पाद बन जाते हैं और डी का 1 बनता है। तो इसके लिए हम साम्य स्थिरांक लिखेंगे तो शुरू में जो अंक लिखे जाते हैं वो सक्रिय सांद्रताओं के ऊपर घात के रूप में चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए सी के शुरू में संख्या 3 है तो इसे हम घात के रूप में 3 लिखेंगे, डी के सामने संख्या 1 मानते हैं तो इसे हम 1 लिखेंगे पावर। इसी तरह दो के ए के पास में 2 संख्या है तो इसको पावर में 2 लिखा जाएगा और बी है तो पावर में 1 है तो 1 ही लिखा जाएगा। ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब यदि मान लीजिए हमारे पास सामान्य रिएक्शन है इस तरह की, एन ए यानी ए के N1 मोल अणु हैं और बी के N2 अणु हैं, इसी तरह से सी के जो है M1 है और डी के M2 अणु हैं, तो इनके लिए साम्य अवस्था स्थिरांक जो भी शुरू में संख्या है, यानी कहने का मतलब वो तो इनके पावर्स में चली जाती हैं और जो रिएक्टेंट हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में या सक्रिय सांद्रता के रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई रिएक्शन जो है अभिक्रिया द्रव अथवा विलयन अवस्था में संपन्न हो रही हो तो उपरोक्त समीकरण 2 का हम यूज करते हैं। क्रियाकारक यदि गैसीय होते हैं तो क्रियाकारक व उत्पादों की सांद्रता को उसके आंशिक दाब के रूप में व्यक्त किया जाता है। केपी होता है, अगर हम केपी के लिए पीसी पावर में आ जाएगी m1 इंटू पी पावर में m2 अपॉन पीए n1 इंटू पीबी n2। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। साम्य स्थिरांक का परिमाण होता है, केसी का मान यदि बहुत ज्यादा होता है तो रिएक्शन जो है इजीली प्रोसीड होती है, जबकि केसी का मान यदि लो होता है रिएक्शन इजीली प्रोसीड नहीं होती है। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो साम्य अवस्था को स्थिरांक को प्रभावित करते हैं। साम्य स्थिरांक का मान पदार्थों की मात्रा, उत्प्रेरक अक्रिय गैसों की उपस्थिति अथवा साम्य अवस्था प्राप्त करने की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ये वो कारक हैं जिनके ऊपर ये निर्भर नहीं करेगा। तो अब वो कौन से कारक हैं जिनके ऊपर केसी का मान प्रभावित होता है, तो वो कारक है, सबसे पहला है टेम्परेचर। अभिक्रिया का वेग ताप से प्रभावित होता है, ताप परिवर्तन से साम्य स्थिरांक का मान भी प्रभावित होता है। यदि मान लीजिए कोई रिएक्शन है, यदि आप उसको टेम्परेचर दे देते हो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्ट बनता है। और हम इन रिएक्शंस को अलग ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माक्षेपी है इसके आधार पर भी हम इनको परिभाषित या इनको हम बता सकते हैं। दूसरा है अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की विधि। हम ये जानते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट A प्लस बी है, ठीक है, और प्रोडक्ट है C प्लस डी। लेकिन जब यही रिएक्शन को हम रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो C प्लस डी या पश्च अभिक्रिया जब हम लिखते हैं तो C प्लस डी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट, और A प्लस बी हो जाएंगे हमारे लिए प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम केसी जो लिखेंगे, अगर इस रिएक्शन के लिए हम केसी लिखे थे उत्पाद बटा क्रियाकारकों की सक्रिय सांद्रता लिखनी होती है तो हम लिखेंगे C स्क्वायर ब्रैकेट डी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट और बी स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह से यदि इसी रिएक्शन को हमने रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया, तो C प्लस डी और A प्लस बी के लिए हम लिखेंगे के सी डैश ए बी अपॉन सी और डी और सबके स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लगा देंगे। यदि हम ये दो रिएक्शंस हम देखते हैं इक्वेशन 5 और 6 में, तो इक्वेशन 5 और 6 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों के जो केसी हैं, केसी डैश और 1 अपॉन केसी, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कहने का मतलब अगर हमने रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया या रिएक्शन को हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, विपरीत दिशा में यदि हमने इसको लिख दिया तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तीसरा है स्टोइकियोमेट्री समीकरण को प्रदर्शित करने की विधि। हमने जो इक्वेशन है उसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, जैसे N2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO।
हम इसके लिए Kc लिख देंगे NO पावर 2 N2 और O2। इसी प्रकार यदि इस रिएक्शन के लिए हम इनके जो शुरू में संख्या लिखते हैं, संख्या जो है N2 की संख्या को आधा कर दिया, ऑक्सीजन की संख्या को भी आधा कर दिया और NO की संख्या को भी, यानी पूरी इक्वेशन में क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। और इस इक्वेशन को यदि हम Kc डैश लिखना चाहें तो हमें ये मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 8 में यदि हम कंपेयर करते हैं तो इसके लिए हम इक्वेशन 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें Kc डैश स्क्वायर NO स्क्वायर N2 और O2 मिल जाएगा। लेकिन जब इन दोनों के साम्य स्थिरांकों की तुलना करेंगे तो इस तुलना से हमें क्या मिलेगा, Kc डैश स्क्वायर इक्वल टू Kc, या Kc डैश हमें मिल जाएगा रूट Kc। ठीक है, तो अतः Kc डैश एवं Kc एक दूसरे से, Kc डैश रूट Kc द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। और चौथा हमारा पोर्शन है यौगिकों की मात्रा को प्रदर्शित करने की विधि A प्लस बी C प्लस डी। यदि हमने सांद्रता के रूप में रिप्रेजेंट किया है तो Kc हमारा ये होगा। यदि हम इन्हीं को गैसियस रिएक्शन हो और इनको हमने प्रेशर के रूप में व्यक्त किया तो यही Kc जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Kp में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे लिए संख्या आ जाएगी, या जो हमारी इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, Kp बराबर Pc इंटू Pd अपॉन Pa इंटू Pb। थैंक यू, आज इतना ही।